तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट देश के संसद में प्रस्तुत हुआ है। हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है और ये बजट वास्तव में बहुत ऐतिहासिक बजट है। छत्तीसगढ़ के लिए विशेष बात है कि कृषि और रोजगार के क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है और इससे निश्चित रूप से कृषि और रोजगार के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी, किसानों में समृद्धि बढ़ेगी। मोदी 3.0 का ये पहला पूर्ण बजट आज प्रस्तुत हुआ है और बजट को देखकर मोदी जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत का, उसमें नींव के पत्थर के रूप में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में बजट साफ तौर पर देखा जा सकता है। ज्ञान, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के हिसाब से प्रमुख प्राथमिकता है। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इस पर मेजर फोकस है। वहीं विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है और हमारे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि इसमें प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत 5 करोड़ आदिवासी भाई बहन लाभान्वित होंगे, 63,000 गांव लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ के लिए एक मेजर इसमें फायदा होगा। केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रस्तुत बजट आज आया है, ये देश का चहुमुखी विकास करने वाला है, प्रदेश का बेहतर तरीके से विकास करने वाला बजट है और इसलिए ये बजट सभी वर्गों की चिंता करते हुए, सभी राज्यों की चिंता करते हुए और खास करके जो गरीब तबका है उनके विशेष चिंता करते हुए ये बजट जो प्रस्तुत किया गया है, इसके लिए मैं केंद्र सरकार के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। केंद्र सरकार द्वारा देश का बजट लोकसभा में लाया गया है। बजट देश को निराश करने वाला और मध्यम वर्ग पर बोझ डालने वाला बजट है। बिहार और आंध्रा जैसी बैसाखियों के लिए विशेष प्रावधान, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए उपेक्षा। मोदी सरकार का बजट देश की जनता को निराश करने वाला है। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाला है। बजट में निम्न मध्यम वर्ग पर भार डाला गया है। जनता को ठगने का काम शुरू हो गया। महंगाई से राहत देने बजट में कोई उपाय नहीं किया गया है। बजट नौकरी पेशा, व्यवसायी, कारोबारी सभी निराश है। इधर वित्त मंत्री बजट पढ़ रही थी, उधर शेयर मार्केट गिर रहा था। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है जिसकी चर्चा हम दिन भर से कर रहे हैं और अब क्योंकि बजट का स्वरूप पूरी तरीके से लोगों के सामने आ चुका है, बजट की कई जो छोटे प्रावधान हैं वो समझ में आ चुके हैं, तो एक वाइल्ड स्तर पर उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी आज हम समग्र चर्चा करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे 2 महत्वपूर्ण प्रदेश मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस बजट का क्या असर होगा और ये जो बजट पेश किया गया है उसके पीछे की सोच क्या है। क्या मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत धमाकेदार करने की नीयत से यह बजट बनाया है और वो धरातल पर कैसे उतर पाएगा। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं, मिल लेते हैं उन पैनलिस्टों से जो हमारे साथ इस पूरी चर्चा में बने रहेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे, डिकोड करने का प्रयास करेंगे कि बजट में क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं अर्थशास्त्री अरविंद ब्रह्मे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ व्यापार और चैम्बर की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए मौजूद हैं मैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए मोहित जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने बताया कि इस बजट के जरिए
काफी हद तक चीजों को लोगों के बीच इस ढंग से पेश करने की कोशिश की गई है जिससे कि सरकार की शुरुआत एक धमाकेदार रूप से नजर आए, लेकिन असली में बजट है किस तरीके का फायदा नुकसान हो सकता है। पहले हमारे साथ अर्थशास्त्री अरविंद ब्रह्मे जी बने हुए हैं, उनसे ये इस बारे में जानते हैं। ब्रह्मे जी, बजट को लेकर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? किस तरीके से आप मानते हैं ये बजट किसको ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है और किस दिशा में लेके जा रहा है देश को? देखिए, ये जो बजट आया है और इसमें जो पहली बार इस बजट में एक जो प्रावधान किया गया है, शायद बजट के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि विकास को और ग्रोथ को रोजगार से जोड़ा गया है। ये इस मायने में ऐतिहासिक बजट है क्योंकि हमारे देश की जो इकोनॉमी है ये पर इसकी कमी ये थी कि रोजगार पैदा नहीं हो रहे थे, रोजगार को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी ये ग्रोथ रेट। तो ये प्रयास पहली बार मेरे ख्याल से भारत के बजट में कि आप डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से आप जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है, गैर कृषि क्षेत्र है, उसको जोड़ा गया है। क्योंकि कल आर्थिक सर्वे में कहा गया था कि यदि 7% की ग्रोथ रेट चाहिए तो आपको 80 लाख रोजगार वो भी गैर कृषि क्षेत्र में जनरेट करने पड़ेंगे। तो इसमें जो 3 योजनाओं की घोषणा की गई है जिसको हम कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना, ये 3 योजनाएं आई हैं। एम्प्लॉयमेंट लिंक क्योंकि पहले ग्रोथ को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स आए थे। सरकार जो उत्पादन बढ़ाती थी उनको अपने तरफ से प्रोत्साहन देती थी, उनको सहायता करती थी, उनको नगद सहायता करती थी। ये स्कीम थी। पहली बार ऐसी स्कीम आई है कि यदि कोई फर्म है, कोई जो है इंस्टीट्यूशन है, वो यदि कोई उद्योग है वो लोगों को रोजगार में लग रहा है, रोजगार में लगा है, नए युवा रोजगार में भर्ती कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। ये बजट की सबसे बड़ी बात है जिसको कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है और ऐसी 3 योजनाओं की घोषणा इस बजट पे कही गई है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा कदम है बजट में जो उठाया गया है। मैं इस पे और दूसरी बातें इसकी आपके सामने रखूंगा। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ब्रह्मे जी लेकिन ये जो प्रावधान किया गया है ये होगा कैसे सफल? ये इस तरीके की चीजें सोची भी गई थी पहले भी, लेकिन इसकी भरपाई, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, इसके लिए क्या प्लान दिखता है बजट में? नहीं, देखिए, ऐसा पहले नहीं सोचा गया था। पहले तो मैं ये बता दूं, पहले जो गैर कृषि क्षेत्र में मनरेगा योजना थी वो एक अलग योजना है, पर गैर कृषि क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में यदि आप किसी व्यक्ति को रोजगार में रखते हैं तो सरकार आपको सहायता देगी, सरकार आपको पैसे देगी, सरकार आपको कुछ उसका हिस्सा देगी। ये बात पहले कभी नहीं थी, ये बजट के इतिहास में कभी नहीं थी भारत के। तो ये एक नई, देखिए, हमने 14 सेक्टर के लिए 19 में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना जो बहुत सफल रही, उससे हमारा उत्पादन बढ़ा, निर्यात बढ़ा कि जो उद्योग उत्पादन कर रहे थे हम उनकी सहायता कर रहे थे। उसके लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया उस पे। तो ये अभी पहली बार ये आई है योजना और ऐसा पहले कभी नहीं था। ठीक है, चलिए हम आएंगे आपके पास, लेकिन अब चेंबर ऑफ कॉमर्स की भी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। मोहित रमानी जी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित जी, व्यापार और उद्योग जगत में क्या चर्चा है इस बजट को लेकर? कितने उत्साहित हैं, या हम ये कहें कि उनके लिए सो टाइप का बजट है ये? सर, जैसे कि देखिए कि अगर व्यापारियों के लिए तो गवर्नमेंट ने 3 स्कीम दी है। जो मुद्रा स्कीम थी 10 लाख से बढ़ा के गवर्नमेंट ने 20 लाख कर दी है जी, जिससे कि छोटे व्यापारियों को जो अपनी कम पूंजी में काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होगा इसमें। और एक चर्चा थी जीएसटी के अंदर सेक्शन 16(4) की। सेक्शन 16(4) में ये था कि अगर आपने कुछ पुराने क्रेडिट्स जो है लेट लिए हैं, अवेल किए हैं एक टाइम पीरियड के बाद, और आपने इंटरेस्ट और ब्याज भी पे किया है, लेट फीस भी पे किया है, तो भी गवर्नमेंट उसको डिसअलाउ कर रही थी। तो उसमें गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अगर आप एक सर्टेन स्पेसिफाइड डेट तक के आईटीसी ले लेंगे तो वो अलाउ किया जाएगा। सेक्शन 73, अगर भी पुराने ऑर्डर्स हैं 17, 18, 19, 20, 21 के, आप पूरा टैक्स पे कर देते तो ब्याज और पेनल्टी आपकी माफ हो जाती है। क्योंकि जीएसटी नया आया हुआ था तो स्वाभाविक सी बात है कई लोगों से बहुत सारी गलती हुई होगी, कई लोगों के रिटर्न कुछ मिसमैच होंगे। ठीक है जी, उसके अंदर उसको बेनिफिट मिलेगा। और जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट ने बहुत फंड दिया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बूस्ट होगा तो इससे रोजगार ऑटोमेटिक बढ़ेगा आपका।
तो ये सब गवर्नमेंट में बजट के स्कीम्स हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपको। सब चलते हैं बीजेपी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं एक राउंड। सब हमारे पैनलिस्ट अपनी अपनी बात रख दें, उसके बाद जो है हम और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। चलते हैं गोपाल जी के पास। गोपाल जी, सब तरफ बल्ले बल्ले, जगह जगह तारीफें, बजट में नए नए प्रावधान, कोशिश काफी की गई है, कैसे देखते हैं? छत्तीसगढ़ के लिए लोग चाह रहे थे कि कुछ नया होगा, छत्तीसगढ़ के लिए कुछ लेके आए क्या आप इस बजट में? ये सबका साथ सबका विकास, इस बात पर मोदी 3.0 का पहला बजट पूरा का पूरा खरा उतरता है। और केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए यह जो बजट मोदी जी की सरकार में आया है, यह बिल्कुल अद्भुत है। और ये देश को तीसरा इकोनॉमी विश्व का बनाने जाने वाला है और पुख्ता करने वाला है। इस मजबूती से इस कदम को पुख्ता करने जा रहा है जी। जो प्रयोग इस बजट में हो रहे हैं, देखिए, एक युवा पहली बार नौकरी लग रहा है तो उसको 15,000 रुपए का इंसेंटिव मिल रहा है। आप किसी जगह पे एम्प्लॉय रख रहे हैं तो आप एज ए एम्प्लॉयर 1 साल तक का आपको पीएफ ESIC में 3,000 रुपए मिल रहे हैं। ऐसी अनोखी योजनाएं, 10 लाख तक उच्च शिक्षा में 3% ब्याज में आपको उपलब्ध हो जाएगा लोन इजीली। मुद्रा लोन 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया। बिना कोलेट्रल के उद्योगों के लिए लोन दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का बजट है। कृषकों के लिए लगभग दोनों कंपोनेंट मिला के 4 लाख करोड़ का बजट है। बहुत अद्भुत बजट है। ये केवल छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में स्वागत योग्य है और पूरे देश में स्वागत हो भी रहा है। और इसमें छत्तीसगढ़ के युवाओं, छत्तीसगढ़ के किसानों और छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए बहुत कुछ है। रास्तों का डेवलपमेंट है, रोड का डेवलपमेंट है, सारे चीज है इसमें, बिजली का डेवलपमेंट है, सब कुछ समाहित समेकित बजट है। ठीक है, तो सबको सब कुछ ना कुछ देने की इस पूरे बजट में कोशिश तो क्या दिखाई देता है, जान लेते हैं। हमारे साथ चावला जी हैं। चावला जी, ये बजट आ गया, सभी तारीफ कर रहे हैं और काफी नए प्रावधान भी दिख रहे हैं, कुछ नई चीजें दिख रही है। चुनाव में ये बजट अगर मोदी जी ले आते तो शायद सीटें उनकी बढ़ जाती, लेकिन चुनाव के बाद वो लेकर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, मेरी नजर में तो इस बजट की तो उसी समय तुलना हो गई थी कि एक तरफ जब निर्मला सीतारमण सदन में बजट प्रस्तुत कर रही थी और दूसरी तरफ सेंसेक्स और निफ्टी दोनों डाउन हो रहा था। मेरे हिसाब से तो ये सीधा सीधा शब्दों की बाजीगरी और मार्केटिंग वाला बजट है। छत्तीसगढ़ फिर से एक बार चला गया है। बजट के अनुदान मांगों के 362 पन्नों में छत्तीसगढ़ का एक भी बार उल्लेख नहीं है। छत्तीसगढ़ के लिए कहीं किसी भी चीज की घोषणा नहीं की गई। ये बजट सिर्फ कुमार और बाबू का बजट रहा है। इसमें आंध्रा और बिहार के अलावा किसी भी प्रदेश को कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं दी गई। सेंसेक्स गिर गया, निफ्टी गिर गया। बजट के बाद रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में सबसे निचले स्तर पर चली गई। इस देश में पुल गिर रहे हैं, एयरपोर्ट जो है वो तालाब बन रहे, मोबाइल बिल में 2 कंपनियों की दादागिरी चल रही, 25% रेट पड़ेगा उस पर। इस बजट में एक शब्द की बात नहीं की। इस बजट में नीति और नियत में का अभाव नजर आया। महंगाई पर इस बजट पर कोई बात नहीं गई। ये निराशा और हताशा का बजट था जिसमें पुराने टैक्स रिजिम में कोई बदलाव की बात नहीं गई। बहुत पुरानी मांग थी, सीए भी मांग कर रहे थे और चैम्बर वाले भी मांग कर रहे थे कि एटीसी की छूट जो है वो 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की जाए। एटीडी की छूट जो है वो 25,000 से बढ़ाकर 50,000 की जाए। टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री की जाए। इस पर कोई बात नहीं कही गई। इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि जीएसटी में इतनी अनियमितता है, उसको सुधारने की कोई बात नहीं की गई। आज हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, उसमें 18% जीएसटी लगती है। उसके बाद हम हॉस्पिटल में जब भर्ती होते हैं उसका बिल पटाते हैं, उसमें भी 18% जीएसटी लगती है। ये गरीबों को छलने वाला बजट है जिसमें एग्रीकल्चर के बजट में कटौती की गई, शिक्षा के बजट में कटौती की गई, आम मध्यम वर्गीय के बजट में कटौती की गई। मध्यम वर्गीय को कोई भी किसी भी प्रकार का कोई लाभ इस बजट में मुझे दिखता नजर नहीं आ रहा। और 11 साल में मोदी सरकार का ये 3.0 नहीं 3.0 बजट है, जिस बजट में उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं। ठीक है, जो चीजें नहीं है आपने उससे गिना दिया, जो है उसकी तो तारीफ करिए। कई युवाओं के लिए अवसर हैं, किसानों के लिए योजनाएं हैं,
तीन रोजगार मूलक योजनाएं हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए क्या होता है, एक हसीन ख्वाब दिखाना, उस ख्वाब को पूरा करना, ये दो अलग अलग चीजें होती है। हमारे जो रोजगार गारंटी न्याय योजना की हमारी घोषणा पत्र में जितनी भी मांगे थी, उसको कॉपी पेस्ट करके इन्होंने कोशिश तो की है, परंतु आज मोदी जी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू के दबाव में इतना ज्यादा दबे हुए हैं कि वो सब भूल गए। कहां गया उनका 2 करोड़ रोजगार देना, कहां गया उनका जीएसटी, कहां गया उनका मेक इन इंडिया? अरे भाई, आप जब तक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ मजबूत नहीं करेंगे, 80% तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना की बल्ले बल्ले कर रहे हैं। भाई जब तक हिंदुस्तान के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग नहीं करेंगे तो कंपनियां मजबूत कहां होंगी, और कंपनियां मजबूत नहीं होंगी तो लोगों को रोजगार कहां मिलेगा? आज 11 करोड़ लोग बेरोजगार है, उसके लिए कोई ठोस योजना लेकर आप आ नहीं रहे। गोपाल जी, ये जो महत्वपूर्ण चीजें जिसको लेकर चुनाव भी कांग्रेस ने लड़ा, रोजगार के अवसर केवल हसीन ख्वाब है, सपने देखना अलग चीज है, जमीनी बातें अलग चीज है। कैसे पूरा करेंगे आप लोग? फिर हम अर्थशास्त्री नजरिए से भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले राजनीतिक व्यू रख दीजिए आप, गोपाल जी। गोपाल जी, आवाज मिल रही है? मुझे मिल रही है। जी जी, हाँ, बोलिए बोलिए। 1 मिनट में इनको मैं काम कर देता हूँ। लाइसेंसी राज चलाने वाले आज मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। स्टूडियो गीगावाट बिजली पैदा होती थी 2014 में, आज 195 करोड़ बिजली सोलर के माध्यम से पैदा होता है और 441 करोड़ थर्मल और अन्य माध्यमों से पैदा होते हैं। 3 गुना। 12 किलोमीटर रोड बनता था इनके राज्य में और आज 34 किलोमीटर पर डे रोड बनता है। और इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट इंदिरा आवास योजना 8,433 घर बनाने का प्रावधान था इनका 2014 के बजट में। आज का बजट देखिए, 3 करोड़ घर बनाने का प्रावधान। थोड़ा सा तैयारी करके आइएगा। और मुझे लगता है तैयारी करने के लिए आपके पास कुछ मटेरियल नहीं है। कांग्रेस ने कुशासन चला है, उसमें तैयारी करने के लिए आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। आपके पास एयरपोर्ट कितने थे, आपके पास एम्स कितने थे? 2014 में आपने दिया क्या था? 65 साल की सरकार में आपने बात कुछ नहीं दिया था। आज 10 साल में जो विकास है वो एक तरफ है और 65 साल का आपका राज एक तरफ है। आप तैयारी करिए, झूठ बोलने की तैयारी करिए, लेकिन लोगों ने इसी झूठ को बार बार नकारा है और तीसरे बार भी नकारा, जिसका नतीजा है कि देश में एक गरीब घर का बेटा प्रधानमंत्री बनकर खड़ा है आपके सामने और तीसरे बार बजट प्रस्तुत कर रहा है और लोगों के कारण, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बजट पेश किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, ये तो रही राजनीतिक बातें। ब्रह्मे जी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रह्मे जी, ये चीजें आ गई बजट में, अब ये जमीन में उतरने में इसमें क्या आप कुछ तकलीफें देखते हैं? कितने दिनों में ये चीजें हो पाएंगी, या फिर कुछ चीजें प्रावधान के लिए रख दी गई हैं और हो सकता है कि ये केवल कागजों में सिमट के रह जाएं? ऐसा भी देख पाते हैं क्या आप? देखिए, हमेशा से योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो एक बड़ी चुनौती की बात होती है। और काफी, क्योंकि होता यह है कि हम जो है बजट को कभी भी उसके जो है इंटेंशन से नहीं देखना चाहिए कि क्या प्रावधान हुआ है, ये देखना चाहिए कि उससे क्या हासिल होगा। ये चीज है। मैं इसलिए जो पहली बात कह रहा था, जो रोजगार की बात कह रहा था, मैं कह रहा था कि बड़ी बात है। मैं फिर से उसको एक बार हाईलाइट करना चाहूंगा कि उसमें सीधे टारगेट फिक्स किया गया है। कोई एक नया व्यक्ति जो कि वर्कफोर्स में एंटर कर रहा है, जो श्रमिक बन रहा है, जो कि याद रखिए गैर कृषि क्षेत्र में, इंडस्ट्री में यदि वो औपचारिक क्षेत्र में जा रहा है तो उसकी जो पहली जो सैलरी है वो पहली सैलरी रियम्बर्स करेगी गवर्नमेंट 3 इंस्टॉलमेंट। देखिए, ये बहुत टारगेटेड बात कही गई इस बजट के अंतर्गत। इसलिए मैं कह रहा था कि ऐसी योजना भारत के इतिहास में पहली बार लॉन्च की गई है कि जो कि ग्रोथ के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। ब्रह्म जी, ये मैं ध्यान दिलाना चाह रहा था कि जो कांग्रेस का न्याय पत्र था, शायद उसमें भी ये प्रावधान था क्या? वहां से कॉपी हुआ माने क्या इसको? उसमें प्रावधान थे, उसमें ये भी प्रावधान था जो इंटर्नशिप 1 करोड़ जो लोगों को इंटर्नशिप देने की बात है और जो 500 बड़ी कंपनियों में देने की बात थी, तो वो बात का भी उसमें उल्लेख था। पर सवाल ये है, मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे जो देश के विकास की एक जो आलोचना थी और कई जगह कल इकोनॉमिक सर्वे में जो बातें हाईलाइट की गई थी कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है
आप उस बेरोजगारी के मुद्दे को कैसे हल करेंगे, महंगाई एक बड़ा मुद्दा, उसको कैसे हल करेंगे। इसमें फोकस यदि किया गया बजट पे, पहली बार इस तरीके से उसको इस तरीके से उसका ढांचा बनाया गया है। दूसरा, इस जो 3 स्कीम बोला था, दूसरी जो स्कीम है उसमें जो है एम्प्लॉयर को जो है उसका जो ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन है वो जो है 2 साल तक 3,000 रुपए अप टू वो गवर्नमेंट रियम्बर्स करेगी। ये सीधा लिंक किया गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए। देखिए ये स्कीम नहीं थी पहले, तो इस पे इसकी तारीफ की जानी चाहिए। मैं समझता हूं ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जिसको एम्प्लॉयमेंट जो है क्रिएट करने की बात ग्रोथ के साथ की जा रही। बिल्कुल, तो ये नई बातें हैं और चलिए कांग्रेस भले श्रेय ले ले पर इसे पूरा मोदी सरकार ने किया। चावला जी, ये आप लोगों के न्याय पत्र में भी था, अब इसकी तो तारीफ करिए कि आप लोगों की बात को भी मोदी जी ने पूरा कर दिया। देखिए 11 साल बाद ही सही, चलो देर से आए दुरुस्त आए, पर मैं ये कहता हूं ये इसलिए हो पाया क्योंकि राहुल गांधी लगातार अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ये मांगों को लगातार उठाते रहे और उसको हमने घोषणा पत्र में भी शामिल किया। 10 साल तक तो ये हम दो हमारे दो की सरकार थी, जिसे भाजपा के मेरे मित्र कह रहे हैं। तो मैं अपने भाजपा के मित्र से पूछना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के लिए क्या, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए क्या, 10-10 सांसद यहां से छत्तीसगढ़ महातारी के पूतों ने जिताकर भेजे। यहां पे ट्रेनों की टाइमिंग का क्या, ट्रेनों की सुविधाएं क्या, रेलवे के जो 11 लाख से 11 करोड़ से ज्यादा के जो रोजगार खाली पड़े आप उसको तो भर नहीं पाए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार सालाना देने की बात थी, उस पर तो कर पाए नहीं। मैं बताना चाहूंगा कि आज सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन जो होता है वो जीएसटी के माध्यम से होता है और जीएसटी के सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन में 64% भागीदारी गरीब, मध्यम वर्ग और किसानों की होती है। आप उनके लिए क्या दे रहे हैं? आज हिंदुस्तान में मर्सिडीज कार लेने जाओ 6% ब्याज में लोन मिल जाता है, लेकिन एजुकेशनल लोन 9% से 12% में एजुकेशनल लोन हो रहा है। यह सिर्फ कुर्सी बचाओ बजट है, यह बजट सिर्फ बिहार और आंध्र के लिए है, आम हिंदुस्तान के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए तो मेरी नजर में यह बिल्कुल जीरो वाला बजट है। गोपाल जी, बिहार और आंध्र को जब सब चीजें मिली हैं तो ये आलोचना भी होगी कि भाई बाकी जगह क्यों आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया, जहां पर जीते हैं वहां तो ध्यान दीजिए। 1% के ब्याज दर पर एजुकेशन लोन मिलता है छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार में। अरे रमन सिंह जी के झूठ बोल रहे हैं आप सरासर, आप साबित कर दीजिए कहां मिलता है। आप सरासर मतलब राष्ट्रीय टीवी में, राष्ट्रीय चैनल में बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। देखिए झूठ बोलो, बार बार बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो। अरे भैया जैसे आप लोग 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे सालाना, वैसे ही आप लोग 1% में एजुकेशनल लोन दे रहे हो। अरे सरासर झूठ बोलते हो। अरे आज तो हम एटीएम से पैसा निकालते हैं उसमें भी टैक्स ले रहे हो भैया। अभी तो ये भी सुनने में आया कि यूपीआई से जो पेमेंट होगी उसमें भी टैक्स लेने वाले हो आप लोग। झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी। बात तो करनी थी। जी जी बोलिए गोपाल जी, जल्दी जल्दी बोले। 1% के ब्याज दर पर मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज योजना अनुदान योजना 2014 मोदी जी का जो बजट है उस पर बात करिए ना। मोदी जी के बजट पे हेल्थ पे, एजुकेशन पे क्या है? आप मोदी जी के हेल्थ एजुकेशन पे बात कीजिए ना, रमन सिंह जी पे बात मत कीजिए आप। ठीक है, आप राहुल गांधी बन गए। नहीं राहुल गांधी नहीं बना। अरे भैया जब इस देश में स्कूल भी नहीं बनती थी आप लोग सब। ठीक है, चलिए आप दोनों के पास आऊंगा, आप दोनों के पास आएंगे। हमारे साथ मोहित जी बने हुए हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि, उनसे समझते हैं व्यापार जगत कैसे देखता है इन प्रावधानों को। निजी सेक्टर में जो नए प्रावधान किए गए हैं युवाओं को रोजगार के अवसर के रूप में, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या इम्प्लीमेंट हो पाएगा? निजी क्षेत्र कितना तैयार है इसके लिए? सर जैसे कि ब्रह्मा जी ने कहा कि हमको रिजल्ट देखना है, हम सबको एक साथ प्रयास करके इसके लिए चलना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग हब बने इंडिया में। तो इसके लिए जैसे कि सरकार ने भी इंसेंटिव्स दिए हैं कि हम पीएफ ईएसआईसी का रियम्बर्समेंट करेंगे, हम आपके सैलरी को रियम्बर्स करेंगे, तो व्यापारी भी इसको एक वेलकम मोड के टाइप में लेंगे। और एक ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट का पहल है कि गवर्नमेंट का मतलब है कि एक पहल हम भी चलेंगे, एक पहल आप भी चलिए रोजगार देने के लिए उसमें दोनों। और जैसा कि पहले बताया कि 10 लाख से 20 लाख का मुद्रा लोन हुआ है, तो छोटे व्यापारियों को बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे कि अगर जैसे कि पूंजी नहीं है तो खुद अपनी पूंजी लगा, मतलब बैंक से पूंजी लेके बिना किसी सिक्योरिटी के भी वो काम कर सकता है उसमें कम ब्याज दर में। सीजीटीएम ऐसी कवरेज जिसको हम बोलते हैं। 20 लाख लोगों को युवाओं मिलेगा, तो आदमी को आज इंडिया में काम करने का मौका मिलेगा बाहर जाने की बजाय उसमें। ठीक है, तो व्यापार जगत में भी इसको लेकर उत्साह देखने को मिलता है। ब्रह्मे जी के पास चलते हैं। ब्रह्मे जी, टैक्स जो है एक महत्वपूर्ण अंग है इस बजट का और जनता उसी से समझती है, बाकी प्रावधानों को उतना समझ नहीं पाती। इसको आप कैसे देखते हैं? जो
टैक्स पटाते हैं, खासतौर पर नौकरी पेशा लोग, उनके लिए कितना कुछ किया गया है इस बजट में? देखिए, सरकार की ये मंशा है कि जो 2 स्कीम डायरेक्ट टैक्स की चल रही हैं जी, उसमें जो है लोग जो नई स्कीम की तरफ आए और पुरानी स्कीम जो है वो धीरे से उसको बंद करना चाहते हैं जब सभी लोग नई स्कीम में आ जाएंगे। और उसमें नई स्कीम में इन्होंने जरूर कुछ जो है स्लैब को भी चेंज किया है, जो 3 लाख कर दिया है। 3 लाख तक उन्होंने जो है कोई नील टैक्स कर दिया है, डायरेक्ट टैक्स आम लोगों के लिए। और जो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन थी उसको 75,000 कर दिया है। और ये जैसे कि बजट में वित्त मंत्री कह रही थी कि लगभग 17,500 रुपए का फायदा जो है जो इनकम टैक्स दे रहे हैं उनको इसमें होगा। और बहुत सारे परिवर्तन जो है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कस्टम ड्यूटी में किए गए हैं, चाहे जो है आपके कैंसर के जो है इक्विपमेंट को लेकर है या उनकी दवाइयों को लेकर है या और दूसरी चीजों के लिए, खासकर जो क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, बैटरी के लिए जो लिथियम वगैरह है उसके लिए किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ परिवर्तन किया गया है। पर ये जो बजट है ये जो उस लाइन में है जो कि अंतरिम जो बजट 6.7 लाख करोड़ का बजट था और ये बजट जो है 48,20,000 करोड़ का बजट है। लगभग 53,000 करोड़ का इन्हांसमेंट है इस बजट में जो पूर्णकालिक बजट है। और दूसरा वित्त मंत्री ने ये भी किया है कि जो कोविड के बाद से जो पूरा घाटा बढ़ रहा था और जिसका प्रेशर जो है वो इंटरेस्ट रेट पे भी ज्यादा है, महंगाई और जो है घाटे के कारण, तो वो जो है घाटा जो 5.1% इंटरिम बजट में था उसको अभी वित्त मंत्री ने कहा कि 4.9% होगा। तो ये घाटे को भी क्रमशः कम करने का प्रयास किया गया है कि जो इंटरेस्ट रेट पे महंगाई और इसके जो है फिस्कल डेफिसिट से ज्यादा प्रेशर ना पड़े। तो ये एक फिस्कल मैनेजमेंट भी यहाँ पर है। बाकी तो बजट में ये कहा गया है कि जो अमृतकाल का बजट है विकसित भारत बनाने के लिए जो 9 पॉइंट उन्होंने कहा है, 9 विभिन्न जो है पॉइंट पे इस बजट को प्रस्तुत किया गया है कि किस किस सेक्टर में हमारा फोकस रहेगा। और उसमें जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी की है, एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट की जो मैंने बात कही, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है या ह्यूमन डेवलपमेंट की है या न्यू जनरेशन के रिफॉर्म की है या एनर्जी जो है उसमें सिक्योरिटी की बात है। तो इस तरीके से ये काफी 9 सेक्टर्स को लेकर इस बजट में बात कही गई है। बिल्कुल, तो ये 9 सेक्टर जो हैं वो खास हैं और उस पर खास तवज्जो दी गई है। कोशिश ये है कि इन्हीं के जरिए देश का विकास हो और विकसित भारत की ओर आगे हम बढ़ सकें। आखिरी राउंड में 30-30 सेकंड दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से टिप्पणी ले लेते हैं। पहले चावला जी के पास चलते हैं। चावला जी, थोड़ा तो विश्वास करना पड़ेगा, बजट को अभी इंप्लीमेंट होने में समय तो लगेगा, पर एक कोशिश की गई है, जो विजन बनाया गया है, नक्शे का ब्लूप्रिंट है, वो तो काफी अच्छा लग रहा है। देखिए, सब कुछ ठीक है। मैंने कहा ना, ये शब्दों की बाजीगरी और मार्केटिंग वाला बजट है। एक्चुअल में ये सरकार बचाओ बजट है। देखो, नीयत साफ होनी चाहिए, आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास नहीं हो रहा है। देखिए, हिंदुस्तान में आर्थिक असमानता बहुत बढ़ गई है। पैसे वाला बहुत पैसे वाला है, गरीब आदमी बहुत गरीब है। एक गरीब आदमी एक डाटा इस्तेमाल करता है, उसमें 25% की महंगाई बढ़ जाती है, उस पर आप कुछ नहीं बोलते। नीट पे आप कुछ नहीं बोलते, पेपर लीक पर आप कुछ नहीं बोलते, होम लोन पर ब्याज की छूट जो है वो देनी चाहिए, उस 2 लाख से 3 लाख करना चाहिए, उस पर आप कुछ नहीं बोलते। तो कैसे विश्वास करें? चलिए गोपाल जी, विश्वास नहीं है इस बजट पे, ये हो पाएगा? जल्दी थोड़ा 30 सेकंड। अपने आप पे विश्वास नहीं है, कांग्रेस पे लोगों का भी भरोसा नहीं है, इसलिए कांग्रेस को खारिज कर दिए गए। बेरोजगार हो गए हैं, इनको हर जगह नकारात्मक सोच दिखती है, नकारात्मक बातें दिखती है और ये नकारात्मक प्रचार में लगे हुए, इसलिए लोगों ने इनको सुनना भी बंद कर दिया है। जैसे ये डिबेट में आकर लोगों को, किसी भी पैनलिस्ट को नहीं सुनते हैं, बीच में चिल्लाते हैं और सुनने की बिल्कुल आदत नहीं रही गई है, वैसे ही लोगों ने इनको सुनना बंद कर दिया है। ये कितने भी बोलते रहे, इनको बिल्कुल खारिज कर दिया गया। चलिए पर विपक्ष की आवाज को हम खारिज नहीं कर सकते, हमने उसे लोगों के बीच रखा है। जनता तय करेगी, जानेंगे कि भाई आखिर किसकी बात में सच्चाई। इस पूरी डिबेट को वहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मोहित जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। अमरजीत चावला जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। गोपाल जी हमारे साथ बने हुए थे, उनका धन्यवाद। और रविंद्र ब्रह्मे जी ने हमें अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो चारों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं। बजट की चर्चा के जरिए हमने जानने की कोशिश की कि देश किस दिशा में बढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि हमारा देश विकसित भारत की उस ऊंचाइयों को छू सके जिसकी कल्पना हम सभी करते हैं। इसी फाइनल नोट के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।